के पास मौजूद है, जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये उसके साथ जाकर बाइंड करेगा, और जब ये बाइंड करेगा तो इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट रिलीज ऑफ, नेक्स्ट आप देखेंगे रिलीज ऑफ, जब ये कॉम्प्लेक्स इन CD40 मॉलिक्यूल इन सेल की सर्फेस पे आके बाइंड कर जाए तो अब क्या होगा, रिलीज ऑफ TNF अल्फा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1, तो ये रिलीज होगा। और ये की इवेंट है इन द जेनेसिस ऑफ, इन पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक। लिख लीजिए आप, की इवेंट, एग्जाम में क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा की इवेंट इन द पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक, 5 ऑप्शंस होंगी, उनमें से एक ऑप्शन क्या लिखी होगी, रिलीज ऑफ TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1, तो ये की इवेंट है, की इवेंट इन द पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए की इवेंट इन द पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक, तो आंसर भी रिलीज ऑफ TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1। कैसे रिलीज होगा, कहां से रिलीज होगा, पूरा डिटेल मैकेनिज्म आपके सामने। ठीक है, तो ये सेप्टिक शॉक मैंने ऑलमोस्ट आपके सामने कंप्लीट कर दी। ठीक है, तो सेप्टिक शॉक, उसकी कॉजेज, स्टेप्स और उसकी पैथोजेनेसिस सब आपने अंडरस्टैंड कर ली। अब नेक्स्ट आगे बस मुख्तसर चंद बातें। ठीक है, अब न्यूरोजेनिक शॉक की बात करेंगे। न्यूरोजेनिक शॉक, देखिए हर शॉक की कॉजेज की बस बात मेंशन कर दी। ठीक है, अब इनकी कॉजेज क्या है, तो न्यूरोजेनिक शॉक की कॉज लिख लीजिए, रेस कर दो ये सब जी। नहीं, बस तो मेरी होनी चाहिए, आपकी क्यों होगी बस जी। देखिए इसी तरह स्टेमिना बिल्ड होगा। देखिए जब स्टेमिना बिल्ड करना होता है तो आपको अपनी विल के अगेंस्ट जाना होता है ना। देखिए मैं तो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बस जल्दी तो मैं बोलने में उस टाइम करता हूँ जब मैं लिखवा देता हूँ, वो भी जस्ट आपको एंजॉय करवाने के लिए। अदरवाइज तो हर चीज़ की मैं तसल्ली से लिख रहा हूँ, अगर मैं लिख रहा हूँ तो आप भी लिख सकते हैं ना इस स्पीड से। चलिए 5 मिनट आप गपशप कर लेते हैं, मैं रेस कर देता हूँ, आप 10 मिनट मैं माइंड नहीं करूँगा, आप आराम से एंजॉय कर लें 5 मिनट, आप मेरी फिक्र ना करें। देखिए मेरे ख्याल से फ्रेश काफ़ी हो चुके हैं आप। ठीक है, अब जल्दी से कॉजेज लिख लें। अब देखिए ज़्यादा जहन पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जस्ट अपने बस लिखने वाले चंद काम है, कॉजेज के बस नाम लिखने। ये जो न्यूरोजेनिक शॉक है ना, इसकी कॉजेज को लिखने से पहले मैं थोड़ा सा एक डायग्राम, नॉर्मल जो फिजियोलॉजी ब्लड प्रेशर कंट्रोल की, वो मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगा मुख्तसर सी डायग्राम है, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए ये आपके पास है ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम। ठीक है, यहाँ पे एक वेसोमोटर सेंटर है, वेसोमोटर सेंटर, ये ब्रेन स्टेम के अंदर। ठीक है, ये ब्रेन स्टेम, ये नीचे आपकी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ये आपकी ये जो वेसोमोटर सेंटर है ना, यहां से फाइबर डिसेंड डाउन करेंगे स्पाइनल कॉर्ड में, फिर यहां से फाइबर्स बाहर चलेंगे। ये आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, यहां से नॉर एड्रेनालिन रिलीज होगी, और ये अल्फा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी। कहां पे, स्मूथ मसल और ब्लड वेसल में, तो क्या हो, वेसो कंस्ट्रिक्शन, तो रिजल्ट क्या हो, वेसो कंस्ट्रिक्शन। देखिए इस टाइम आप रेस्ट में है ना, तो इस टाइम आपकी बॉडी में कौन सा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट एक्टिवेट हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक। क्योंकि आप जानते हैं इस टाइम जब आप रेस्ट में होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं ड्यूरिंग फियर, फाइट एंड फ्लाइट, उस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है। ठीक है, तो याद रखें इस टाइम आपकी बॉडी के हर सिस्टम के ऊपर ना पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंसी है, एक्सेप्ट ब्लड वेसल। जहां पे सिंपैथेटिक डोमिनेंसी, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है,
ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं इस टाइम भी। अभी हैं आप रेस्ट में, लेकिन इस रेस्टिंग फेज के अंदर भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहा है। पूरा पाथवे मैंने आपके सामने रख दिया। तो मुझे बताइए, ये वेसोमोटर सेंटर है, ये आपका डिसेंडिंग पाथवे इन स्पाइनल कॉर्ड है, फिर ये आपका सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं, ये अल्फा 1 रिसेप्टर है, ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब ये सारा नर्वस कंपोनेंट है ना, ये नर्वस कंपोनेंट जो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहे हैं। इस पाथवे को किसी भी लेवल पे अगर आप डैमेज कर देना, ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, आप शॉक में चले जाएंगे। इस पाथवे को डैमेज करने से जब शॉक में जाएंगे उसको न्यूरोजेनिक शॉक कहेंगे। अब आप सोच के बताएं कैसे पॉसिबल है, कहाँ आप इसको डैमेज कर सकते हैं। देखिए आप इस वेसोमोटर सेंटर को डैमेज करते हैं, इसको डैमेज करने के कैसे पॉसिबल है। वो वेसल जो इसको ब्लड सप्लाई करने जा रही है इसको डैमेज कर दें, ब्लीडिंग करवा दें, हेमरेज करवा दें। बताएं हेमरेजिक आपने सीवी पढ़ा है ना आपने, अगर हेमरेजिक सीवी छोटा सा हेमरेज जो ब्रेन स्टेम के उस पार्ट में जहां पे वेसोमोटर सेंटर पड़ा है, ये एरिया डैमेज हो जाएगा। या वो आर्टरी जो इसको सप्लाई करने जा रही है इसको ब्लॉक कर दें, इस्केमिक सीवी करवा दें। आप जानते हैं हेमरेजिक सीवी भी होता है और इस्केमिक सीवी भी होता है। इसका मतलब सीवी अगर ब्रेन स्टेम का हो जिसमें वेसोमोटर सेंटर छोटा सा पार्ट डैमेज हो जाए, बॉडी में और कुछ नहीं होगा। देखिए अगर छोटा सा हेमरेज या छोटा सा इंफाक्ट इस एरिया में करवा दें, पूरी बॉडी में कुछ नहीं होगा, बोल भी ठीक रहे होंगे, सुन भी ठीक रहे होंगे, हरकत भी सारी ठीक कर रहे होंगे, कोई आपका बॉडी का पार्ट पैरालाइज नहीं होगा, कहीं नमनेस नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा, अब ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा। तो देखिए इसकी पहली कॉज क्या होगी, लीजन ऑफ वेसोमोटर सेंटर। इन ब्रेन स्टेम। तो जब भी ब्रेन स्टेम में वेसोमोटर सेंटर को डैमेज कर देंगे ना, एज इन इस्केमिक और हेमरेजिक सीवी, इस्केमिक सीवी में या हेमरेजिक सीवी में जब वेसोमोटर सेंटर डैमेज हो गया तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा। ये पहली कॉज है। अब नीचे आइए, सेकेंड कॉज, अगर आप इसको डैमेज कर दें स्पाइनल कॉर्ड को। अब मुझे बताएं स्पाइनल कॉर्ड में ये पाथवे कैसे डैमेज कर सकते हैं आप, सर्जरी या ट्रॉमा। तो लिख दीजिए आप स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी, या नेक्स्ट स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा, स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा। जब इस पाथवे को स्पाइनल कॉर्ड में जब डैमेज करें तो कैसे डैमेज करें, जब सर्जरी करते हुए डैमेज हो जाए, या आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होगी उसमें डैमेज हो जाए। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी, स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा कैन कॉज न्यूरोजेनिक शॉक। नेक्स्ट देखिए इस पाथवे को यहां पे पैरालाइज करते हैं आप, यहां पे इनहिबिट कर दें। जैसे ये पाथवे एग्जिट किया स्पाइनल कॉर्ड से, इसको आपने ब्लॉक कर दिया आपने, तो ये कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। देखिए आप एपिड्यूरल जब एनेस्थीसिया देंगे तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इन नर्व्स को नम कर देगा। जब ये नर्व्स नम होगी, काम नहीं करेगी, शॉक में चले जाएंगे। तो लिखें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। इसलिए कहा जाता है जब कभी किसी को आपने एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करना है ना, तो इंजेक्ट करने पर उसको आपने खड़ा नहीं होने देना। आपने अगर आपने एपिड्यूरल एनेस्थीसिया उसको इंजेक्ट कर दिया, उसको आपने फर्स्ट करें, पेशेंट आपके पास आए, लेबर रूम में पेशेंट है, आपने लेबर रूम में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगवा दिया। अब लेबर रूम से आपने पेशेंट को थिएटर तक ले जाना है। अब थिएटर तक ले जाने की कोई चीज़ अगर आपके पास नहीं, तो आप पेशेंट से कहिए आप उतर के लेके चलते हैं आपको। तो जैसे इसको स्टेशन से आप उतार के लेके चलेंगे तो साथ क्या होगा, सारा ब्लड प्रेशर पेरिफेरल पूलिंग होगी, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ कॉजेज हैं न्यूरोजेनिक शॉक की। तो जब भी आपसे न्यूरोजेनिक शॉक की कॉजेज की बात कीजिए, पाथवे आपके सामने, उसके हिसाब से आप अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एनाफिलेक्टिक शॉक। हेडिंग लीजिए एनाफिलेक्टिक शॉक। इसी तरह 3 4 कॉजेज है, बस वो लिखनी है आपने, मेरे ख्याल से लिख लें आप। अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे पढ़ाने का दिल ही नहीं चाहेगा। मैं बस थोड़ा सा ही रह गए, मेजॉरिटी तो मेरे साथ ही है ना। इसको भी लिख, जस्ट हर किसी के 3 4 कॉजेज हैं, बस ये खत्म हो रहा है। देखिए कल वरना फिर दोबारा मुझे नाम लिखने पड़ेंगे, फिर अलग से टाइम वेस्ट होगा। जो नाम सामने लिखे हैं, जस्ट 3 4 कॉजेज लिखनी है आपने। अब ये जो एनाफिलेक्टिक शॉक है ना, देखिए एक बात याद रखिए, मैंने आपसे बात की थी, याद सुन लीजिए। आपको याद होगा मैंने आपसे बात की थी कि IgE एंटीबॉडी पढ़ाते हुए कि 20% ऑफ द नॉर्मल पॉपुलेशन कैन सिंथेसाइज IgE एंटीबॉडी अगेंस्ट हार्मलेस एंटीजन, याद है ना आपको। और जो ये IgE एंटीबॉडी सिंथेसाइज करेंगे अगेंस्ट हार्मलेस एंटीजन, उस कंडीशन को आपने एटोपिक, आपने इंडिविजुअल को आपने एटोपिक, इंडिविजुअल का आपने। फिर मैंने आपके सामने हार्मलेस एंटीजन लिखी थी,
कुछ हार्मलेस एंटीजन आप उसको इनहेल करेंगे, कुछ को आप इनटेक करेंगे वाया ओरल कैविटी, ठीक है, जिनको फूड एलर्जेंस का आपने, और कुछ हार्मलेस एंटीजन आपके ब्लड में एंटर होंगी। याद है ना आपको याद है वो कौन से 3 हार्मलेस एंटीजन जो आपके ब्लड में एंटर होंगी डायरेक्टली? वो स्नेक वेनम था, इसके अलावा वेनम ऑफ द बी था, और नंबर 3 आईवी ऑगमेंटिन। ये 3 वो कंडीशन है जो एनाफिलेक्टिक शॉक ले जाएंगे। लिख लीजिए आप। तो इसमें लिखिए एनाफिलेक्टिक शॉक विल बी कॉज्ड बाय आईवी ऑगमेंटिन, आईवी पेनिसिलिन। आईवी पेनिसिलिन कुछ इंडिविजुअल में 7% इंडिविजुअल में, अगर 100 लोगों को आपने आईवी पेनिसिलिन यूज की तो 7% लोगों में एनाफिलेक्टिक शॉक डेवलप होने का चांस होगा, ठीक है। तो आईवी पेनिसिलिन। नंबर 2 स्नेक वेनम, बी स्टिंग, ठीक है। तो जब ये एनाफिलेक्टिक शॉक हो या तो बी के काटने के बाद होगा या ये हनी बी के काटने के बाद, ठीक है। तो आप देखेंगे कभी लाइफ में कि जनाब हनी बी ने काटा उसके बाद पेशेंट शॉक में चला गया, या स्नेक के काटने के बाद पेशेंट शॉक में चला गया, या आईवी पेनिसिलिन के बाद पेशेंट शॉक में चला गया, उसको क्या कहेंगे? एनाफिलेक्टिक शॉक। नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट इज कार्डियोजेनिक शॉक। ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस हैं। Which of the following IV drug can cause anaphylactic shock? तो आप बताएंगे IV penicillin. Which of the following condition can cause anaphylactic shock? ऑप्शन में अगर लिखा हो स्नेक वेनम तो वो लिखेंगे, या हनी बी वेनम लिखा हो तो वो लिखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियोजेनिक शॉक। देखिए हार्ट की अगर आप रेस को रिकॉल करें तो कौन कौन सी रेस है? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। याद है ना आपको? अब एक एक कंडीशन है सब किसी की। अब एंडोकार्डियम की कौन सी ऐसी कंडीशन है जो शॉक में ले जाएगी? एक्यूट वेल्वुलर लीजन। लिख लीजिए आप। देखिए जो वेल्व है वो एंडोकार्डियम के बने होते हैं। अगर आपको कोई सा वेल्व डैमेज हो जाता है ना तो पेशेंट शॉक में चला जाएगा। एक्यूट वेल्वुलर लीजन लिखिए आप एंडोकार्डियम में। एक्यूट वेल्वुलर लीजन। मायोकार्डियम में क्या लिखेंगे आप? देखिए मायोकार्डियम में आप लिखें सीवियर मायोकार्डाइटिस, सीवियर मायोकार्डाइटिस, या मैसिव एमआई, मैसिव एमआई। देखिए नॉर्मली मायोकार्डियम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है तभी आपका ब्लड इजेक्ट होगा ना। अगर मैसिव मायोकार्डियम का इन्फेक्शन हो या सीवियर मायोकार्डाइटिस हो तो फिर मायोकार्डियम फ्लॉप भी हो जाती है। फिर ये ऐसी कॉन्ट्रैक्शन नहीं, बस मायोकार्डियम बस ऐसे से काम करेगी, और जब ऐसे से काम करेगी ब्लड इजेक्ट ही नहीं होगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। लास्ट में पेरिकार्डियल कंडीशन। इसलिए पेरिकार्डियल टेम्पोनाट, पेरिकार्डियल टेम्पोनाट। आप जानते हैं पेरिकार्डियल टेम्पोनाट किसे कहते हैं? मैसिव पेरिकार्डियल एफ्यूजन विद शॉक इज कॉल्ड पेरिकार्डियल टेम्पोनाट। जब किसी को मैसिव पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो तो मैसिव पेरिकार्डियल एफ्यूजन के साथ अगर पेशेंट शॉक में चला जाए ना उसको पेरिकार्डियल टेम्पोनाट कहते हैं। लिख लीजिए हम पेरिकार्डियल टेम्पोनाट से बात किया मैसिव पेरिकार्डियल एफ्यूजन विद शॉक, मैसिव पेरिकार्डियल एफ्यूजन प्लस शॉक, इसको आप पेरिकार्डियल टेम्पोनाट कहते हैं। अगर किसी को पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो और शॉक में ना हो तो उसको सिंपल पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहेंगे आप। इसी पेशेंट को पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो लेकिन पेशेंट का ब्लड प्रेशर स्टेबल हो उसको सिंपल पेरिकार्डियल एफ्यूजन कहेंगे आप। और अगर किसी को मैसिव पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो साथ में पेशेंट शॉक में चला जाए इसको पेरिकार्डियल टेम्पोनाट कहेंगे आप, ठीक है। हम नेक्स्ट है हाइपोवोलेमिक शॉक, कॉजेज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। नेक्स्ट कॉजेज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। कॉजेज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। अभी हर वो कंडीशन जो आपकी बॉडी से वाटर को आउट कर देगी ना वो हाइपोवोलेमिक शॉक, एक्सेसिव वाटर के लॉस के बाद। देखें मुझे बताएं नॉर्मली जब कभी किसी को ब्लड डोनेट करते हैं 1 पिंट ब्लड का देते हैं ना, आप जानते हैं 1 पिंट ऑफ ब्लड कितने ml की इक्विवेलेंट होता है? कितने 100 टोटल लिक्विड उसमें कितना होता है? 500 ml। उस 500 ml में 100 ml तो वो आपको प्रिजर्वेटिव होता है, तो आपसे कितना ब्लड दिया होता है? 400। क्या ब्लड 1 पिंट ब्लड का देने के बाद कभी आप शॉक में गए? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अगर आपने किसी पेशेंट को शॉक में ले जाना तो 1.25 लीटर यानी 25% आपका ब्लड
मोर देन 25% ब्लड अगर आपकी बॉडी से लॉस होगा ना तो आप शॉक में जाएंगे। और आप जानते हैं 25 से मुराद के 25% से मुराद के 1.25 लीटर 1.25 लीटर से मुराद है 3 अगर आप पिंट ब्लड के देंगे एक ही टाइम पे अगर 3 पिंट ब्लड के देंगे फिर आप हाइपोवोलेमिक शॉक में जाएंगे। तो एक सिंपल पिंट ब्लड का देने से शॉक में नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें आप 400 ml ब्लड दे रहे हैं हम। तो अगर आपकी बॉडी से 25% ऑफ टोटल ब्लड, आप जानते हैं 25% ऑफ टोटल ब्लड कितना बनता है 1250 ml, यानी 1250 ml 1250 ml आपका ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल ब्लड बनता है। तो अगर इतना 1250 ml का ब्लड लॉस हो तो फिर क्या होगा, शॉक। तो लिख लीजिए एक्यूट ब्लड लॉस, इसकी एक कॉज लिखिए एक्यूट ब्लड लॉस, एक्यूट ब्लड लॉस more than 25% of total blood, that is more than 1250 ml। अगर इतना ब्लड आपकी बॉडी से निकलेगा ना तो फिर शॉक में जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया आपको? नंबर 2, अच्छा किसी का थोड़ा सा ब्लड निकले और खून को देख के वो पेशेंट शॉक में चला जाए, क्या उसको हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है? उसको वेसोवेगल शॉक हो गया, उसको हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं, उसको वेसोवेगल शॉक हुआ है। वो ब्लड लॉस जब इतना होगा तब जाके पेशेंट शॉक में जाएगा, ठीक है। सेकेंड कॉज क्या लिखेंगे आप? सीवियर वॉमिटिंग, डायरिया, स्वेटिंग, बर्न। ये वो कंडीशन जिसमें आपकी बॉडी से वाटर का लॉस होगा। सीवियर वॉमिटिंग हो, सीवियर डायरिया हो, सीवियर बर्न हो, सीवियर स्वेटिंग हो, तो ये भी आपको अल्टीमेटली कहाँ जाएंगे, शॉक में ले जा सकते हैं। तो ये आपकी हाइपोवोलेमिक शॉक की कॉजेज लिखी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है एंडोक्राइनल क्राइसिस। अब आप बताइए इसमें यहाँ पे किसका नाम लिखूंगा, वो कौन सा एंडोक्राइनल क्राइसिस जो पेशेंट को शॉक में ले जाएगा, जो पेशेंट को सर्कुलेटरी कोलैप्स में ले जाएगा? एडिसोनियन क्राइसिस लिख लीजिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉज है, एडिसोनियन क्राइसिस। तो एडिसोनियन क्राइसिस इज वन ऑफ द एंडोक्राइनल क्राइसिस व्हिच कैन कॉज शॉक, ठीक है। अब ड्रग्स में वो कौन सी ड्रग है जो शॉक में ले जाएगी? बीटा ब्लॉकर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स, एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स, आईवी एनेस्थीसिया लिख लीजिए आप, डायरेटिक्स, बीटा ब्लॉकर्स, आईवी एनेस्थीसिया, ठीक है। तो जब भी आप एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक कर लें या एक्सेसिव इनटेक ऑफ बीटा ब्लॉकर कर लें या आईवी एनेस्थेटिक, कुछ ड्रग्स हैं ये पेशेंट को शॉक में ले जाती हैं। आईवी एनेस्थेटिक में जो बड़ी ड्रग जो पेशेंट को शॉक में ले जाएगी ना, वो उसका नाम है प्रोपोफोल, लिख लीजिए, स्पेशली प्रोपोफोल। ये प्रोपोफोल एक आईवी एनेस्थीसिया है जो पेशेंट को शॉक में ले जाती है। अब लास्ट कंडीशन आपके सामने, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। अब मुझे बताएं ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज का नाम सुन के आपके ज़हन में कौन सी कॉज आएगी? वो कौन सी कंडीशन है जो पेशेंट को शॉक में ले जाएगी और कहाँ की ऑब्स्ट्रक्शन होगी जी? मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म लिख लीजिए, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में लिखिए मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। अब देखिए मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म को सुन लीजिए। आप जानते हैं पल्मोनरी जो आर्टरी है वो ब्लड कहाँ से लेती है? राइट वेंट्रिकल से। अगर पल्मोनरी आर्टरी में मैसिव एम्बोलिस को लाके ट्रैप कर दें तो क्या होगा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड आपके पल्मोनरी आर्टरी में नहीं आएगा, लंग्स में नहीं जाएगा, फिर लंग्स से आपके लेफ्ट हार्ट में नहीं आएगा। जब लेफ्ट हार्ट में ब्लड नहीं आएगा तो कार्डिक आउटपुट नहीं होगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा। तो ये आपके मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास 5 टाइप्स हैं और ये इनको मिला के कॉजेज हैं और हर किसी के फर्दर कॉजेज को आपने अंडरस्टैंड कर लिया। वो लास्ट पॉइंट सुन लीजिए, बस सुनने के लिए, लिखने के लिए नहीं। देखिए ये जो निमोनिक है ना, SNACHED स्नेच, ये मल्टीपल क्वेश्चन का सेम आंसर है। मल्टीपल क्वेश्चन हो गया, आंसर सेम होगा। और आपसे कोई कहे टाइप्स ऑफ शॉक स्नेचडो, कॉजेज ऑफ शॉक स्नेचडो, देखिए मुझे बताएं इन तमाम कंडीशन में ब्लड प्रेशर लेस देन 90 होगा ना, और जब लेस देन 90 होगा तो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई इंपेयर हो जाएगी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जितनी अमाउंट में चाहिए वहां पहुंच नहीं पाएगी, बॉडी में हाइपोक्सिया होगा, और जब हाइपोक्सिया हो तो आपकी बॉडी में एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी, और जब एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा, तो लैक्टिक एसिडोसिस होगी। अगर आपसे कहा जाए कंडीशन विच कैन कॉज लैक्टिक एसिडोसिस, तो वंस अगेन स्नेचडो। याद रहेगा आपको? 3 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन टाइप्स ऑफ शॉक स्नेचडो, सेकंड क्वेश्चन कॉजेज ऑफ शॉक स्नेचडो, थर्ड क्वेश्चन कॉजेज ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस स्नेचडो, फिर लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिए
मुझे बताएं जब ये कंडीशन होगी, ब्लड सप्लाई इम्पेयर होगी, तो जब ब्लड सप्लाई इम्पेयर होगी तो उसमें किडनी की ब्लड सप्लाई के साथ क्या होगा? कंप्रोमाइज़ होगी ना। और जब किडनी की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ होगी तो रीनल फेलियर होगा। तो फिर अब ये जो रीनल फेलियर हुआ, बताएं किडनी के अंदर कोई मसला था? मसला बाहर था ना, किडनी से पहले मसला था ना, किडनी से पहले मसला था, ब्लड सप्लाई किडनी को गई नहीं तो किडनी शट डाउन हो गया, तो रीनल फेलियर कह दिया आपने। तो रीनल फेलियर जब मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह आफ्टर ईद, तो उसमें अब रीनल फेलियर की तीन कॉजेज नोट करेंगे। प्री रीनल कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर, रीनल कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर एंड पोस्ट रीनल कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए व्हाट आर द डिफरेंट प्री रीनल कॉजेज ऑफ रीनल फेलियर, तो वंस अगेन स्नैच लो। देखिए जब ये आपका ये कंडीशन होगी, ब्लड सप्लाई किडनी को नहीं जाएगी तो किडनी शट डाउन होगा, तो उसको कहेंगे प्री रीनल कॉज ऑफ रीनल फेलियर। और जब ब्लड किडनी को नहीं जाएगा ना, किडनी शट डाउन होगा, तो किडनी शट डाउन होने से उसके टिब्यूल डैमेज होंगे बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया। और अगर हाइपोक्सिया की वजह से आपके किडनी के टिब्यूल डैमेज, उसको कहते हैं उसको कहते हैं इस्कीमिक एटीएन। तो अगर आपसे कहा जाए व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ इस्कीमिक एटीएन, तो वंस अगेन स्नैच लो। अब 5 to 6 क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। अब क्वेश्चन डिफरेंट है, आंसर सेम है। क्वेश्चन अगर कोई आपसे ये करे what are the types of shock, तो snatch 2. What are the different causes of shock, snatch 2. What are the different causes of lactic acidosis, snatch 2. What are the different causes of pre-renal causes of renal failure, snatch 2. What are the different causes which can cause ischemic ATN, snatch 2. पॉइंट क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।